हाय एवरीवन, वेलकम टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइज, आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इज ऑल अबाउट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि प्लांट ग्रो कैसे करता है या फिर ग्रोथ होती क्या है। इसके अलावा प्लांट को ग्रो करने में कौन कौन से हॉर्मोन्स हेल्प करते हैं, राइट? तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज द सीड जर्मिनेशन। यू नो इट वेरी वेल कि किसी भी प्लांट के ग्रो होने के लिए या प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस होता है दैट इज योर सीड जर्मिनेशन, राइट? The seed germinates when favorable condition for growth exist in the environment. इसके अलावा सीड भी तभी जनरेट करेगा या फिर आप बोल सकते हो जर्मिनेट करेगा जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है? इसके अलावा अगर बात की जाए तो ग्रोथ क्या होता है, हमने बोल दिया कि ग्रोथ को हम देखने वाले हैं। सो ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग, ठीक है? मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। ग्रोथ को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है साइज के अंदर, किसी भी ऑर्गन के अंदर या किसी भी प्लांट के पार्ट के अंदर, राइट? प्लांट के पार्ट से मतलब क्या हो गया, किसी भी इंडिविजुअल सेल के अंदर। ओके, ग्रोथ जो होती है वो जनरली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू होती है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आपकी एनाबॉलिक प्रोसेस भी हो सकती है एज वेल एज कैटाबॉलिक प्रोसेस भी हो सकती है। ओके, और जब ये होती है तो उसके लिए आपको एनर्जी का एक्सपेंस कराना पड़ता है, ठीक है? इसीलिए आप बोल सकते हो कि अगर कोई भी लीफ ग्रो कर रही है, जब कोई भी लीफ पेड़ के ऊपर ग्रो करती है तो वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, ठीक है? अब कुछ टाइम के बाद अगर इस लीफ का साइज बड़ा हो रहा है तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो द ग्रोथ। सो एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ऑल्सो ग्रोथ, राइट? नेक्स्ट टॉपिक यू हैव इज प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। प्लांट की ग्रोथ जनरली इनडिटर्मिनेट होती है, राइट? प्लांट ग्रोथ इज यूनिक। आपको पता है प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है, यूनिक। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के पास कैपेसिटी होती है अनलिमिटेड ग्रोथ की थ्रू आउट देयर लाइफ। दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि प्लांट के पास अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्लांट के पास उसके बॉडी ऑर्गन्स में काफी जगह मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, right? Growth wherein new cells are always being added to the plant body or by activity of meristem is called the open form of growth, right? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रखा है जो आप पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ के आए हो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। क्या कि इन डाइकॉट्स प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स, इन डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म लेटरल मेरिस्टेम, वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम लाइफ के अंदर, प्लांट लाइफ के अंदर बाद में अपीयर करते हैं। दीज आर द मेरिस्टेम दैट कॉजेज द इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे आर एक्टिव, और इस फेज को आप नाम देते हो सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एनाटॉमी से रिलेट करके, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ इज मेजरेबल, कि ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो। ग्रोथ एट सेल्यूलर लेवल इज प्रिंसिपली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल्यूलर लेवल पे अगर ग्रोथ की बात करते हो तो सेल्यूलर लेवल पे ग्रोथ क्या है कि अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज difficult to measure directly, one generally measures some quantity which is more or less proportional to it, right? Growth is therefore measured by a variety of parameters, some of which are, growth को आप बहुत सारे parameters के through नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, जैसे कि इंक्रीज इन दी फ्रेश वेट, ड्राई वेट को नाप के लेंथ,
एरिया, वॉल्यूम या सेल के नंबर को काउंट करके। ये सभी के सभी पैरामीटर्स हैं जो कि ग्रोथ को मेजर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके बुक के अंदर दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है। क्या कहता है न्यूमेरिकल डेटा कि You may find it amazing to know that one single maze root apical meristem can give rise to more than 17,500 new cells per hour. एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस स्टेटमेंट से कि एक सिंगल मेज का दाना कितने ज्यादा सेल्स को ग्रो कर सकता है। ठीक है, सो वन सिंगल मेज रूट अपिकल मेरिस्टम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। ठीक है, जबकि अगर वाटरमेलन की बात करते हो तो वाटरमेलन कितना कर सकता है 3,50,000 टाइम्स। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ कि ग्रोथ के फेजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। ग्रोथ के फेजेस को हम जनरली 3 फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं, राइट। कौन कौन से? नेमली मेरिस्टेमेटिक फेज, elongation phase as well as maturation phase, right? The cells in the regions, इससे पहले हम ये देख लेते हैं the constantly dividing cells both at root apex and shoot apex represent the meristematic phase of growth. meristematic phase of growth कौन से हैं? meristem क्या है आपके? SAM as well as RAM, right? shoot apical meristem और root apical meristem, ठीक है, SAM as well as RAM. The cell in this region are rich in protoplasm. मेरिस्टेमेटिक रीजन की अगर बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म में रिच होता है ये रीजन। possesses large conspicuous nuclei. सेल वॉल जो होती है दैट इज प्राइमरी इन नेचर, थिन होती है, सेल्यूलोजिक होती है और प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शंस यहां पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक जोन रिप्रेजेंट्स द फेज ऑफ एलोंगेशन। क्या स्टेटमेंट है कि द सेल्स प्रोक्सिमल जस्ट नियर और अवे फ्रॉम द टिप टू द मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन के बिल्कुल साइड वाले या उससे थोड़ा सा प्रोक्सिमल रीजन वाले जो सेल्स हैं दैट विल शो योर फेज ऑफ एलोंगेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। Increase vacuolation, cell enlargement, new cell wall depositions are the characteristic of cell in this phase. Elongation phase के अंदर क्या होगा कि vacuolation होगा, सेल का enlargement होगा और न्यू सेल का डिपोजिशन स्टार्ट होता जाएगा। किस फेज के अंदर? फेज ऑफ elongation के अंदर, ठीक है। Further away from the apex, that is more proximal to the phase of elongation, lies the portion of axis which is undergoing the phase of maturation. The cell of this zone attain their maximal size in terms of wall thickening, protoplasmic modification. Okay? ये जो आपने ग्रोथ का फेजेस देखा है, फेज ऑफ ग्रोथ, ये आप इसका जो डायग्राम है ये आप मॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंदर भी देख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ रेट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ रेट, क्योंकि इसके अंदर आपको कर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको इक्वेशंस देखने को मिलेंगी जो कि आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ ली जाती है और बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। कितने अमाउंट में ग्रोथ इंक्रीज कर रही है पर यूनिट टाइम, उसे आप नाम दे रहे हो ग्रोथ रेट। दस रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, ठीक है। कौन कौन से टाइप की ग्रोथ देखने वाले हो? अर्थमेटिक ग्रोथ एज वेल एज जियोमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। तो द ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज दैट मे बी अर्थमेटिकल और जियोमेट्रिकल। तो दो तरीके की ग्रोथ है आपके पास, अर्थमेटिकल और जियोमेट्रिकल। सबसे पहले अगर हम अर्थमेटिक ग्रोथ की बात करते हैं, अर्थमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। Only one daughter cell continue to divide while the other differentiate and mature. क्या होगा? अर्थमेटिक ग्रोथ के अंदर केवल और केवल एक डॉटर सेल डिवाइड करती जाएगी, जबकि
बाकी जो होंगी रेस्ट सेल्स होंगी वो कैसे हो जाएंगी, डिफरेंशिएट कर जाएंगी या फिर मैच्योर हो जाएंगी। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ इज एग्जाम्प्लिफाइड बाय द रूट एलोंगेशन एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, तो अर्थमेटिक ग्रोथ की क्या है इक्वेशन, दैट इज LT is equals to L0 plus RT। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी ग्रोथ है ये, अर्थमेटिक ग्रोथ। ठीक है, LT क्या है, लेंथ एट टाइम t, L0 लेंथ एट टाइम 0, या फिर आप बोल सकते हो इसे इनिशियल लेंथ। ठीक है, L0 इज योर इनिशियल लेंथ, R इज द ग्रोथ रेट और एलोंगेशन पर यूनिट टाइम। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या निकल के आई आपके पास कि अर्थमेटिक ग्रोथ के अंदर केवल और केवल एक डॉटर सेल कंटिन्यू करता है डिवीजन। इसके अलावा इक्वेशन याद रखनी है, इक्वेशन इज LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT, राइट। इसके अलावा कर्व कैसा फाउंड होता है अर्थमेटिक ग्रोथ के अंदर, लीनियर कर्व। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये रहा आपके पास कर्व। इन मोस्ट सिस्टम इनिशियल ग्रोथ इज स्लो। काफी सारे सिस्टम के अंदर जो इनिशियल ग्रोथ होती है वो काफी ज्यादा स्लो होती है, जिसे आप लैग फेज बोलते हो, एंड इट इंक्रीजेस रैपिडली देयर आफ्टर एट द एक्सपोनेंशियल रेट। फिर एक्सपोनेंशियल रेट पे ग्रोथ स्टार्ट होती है, जिसे आप लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हो। हियर both the progeny cells following mitotic cell division retain the ability to divide and continue to do so, right? However, with limited nutrient supply, जब न्यूट्रिएंट की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, ग्रोथ जो होती है वो फिर से स्लो डाउन होना स्टार्ट कर देती है और फाइनली वो एक स्टेशनरी फेज पे आ जाती है। व्हाट इज स्टेशनरी फेज, की ग्रोथ आपकी उस टाइम पे सीज हो जाती है। ठीक है, इफ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम, अगर आप ग्रोथ के पैरामीटर को अगेंस्ट टाइम लेते हो तो वी गेट अ टिपिकल सिग्मोइड और एस शेप्ड कर्व। ठीक है, अ सिग्मोइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो कैसा कर्व मिलने वाला है, सिग्मोइड कर्व। कैसे एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन सा कर्व मिलेगा, sigmoid। okay, the exponential growth can be expressed as। अब एक्सपोनेंशियल फेज या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या है, W1 इज इक्वल्स टू W0 e टू द पावर RT। किसकी इक्वेशन है ये, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। W1 इज योर फाइनल साइज, W0 इज योर इनिशियल साइज, R is growth rate, time is T is time of growth and E is base of natural logging। ठीक है, नेचुरल लॉग का बेस है E, राइट। ग्राफ की बात कर लेते हो तो एस शेप्ड सिग्मोइड कर्व दिख रहा है। सबसे पहले लेग फेज, फिर आपका एक्सपोनेंशियल फेज आ गया सेकेंड नंबर पे, एंड थर्ड पे आपके पास स्टेशनरी फेज आ गया। ठीक है, quantitative comparisons between growth of living system can also be made in two ways। ठीक है, quantitative comparison अगर करना चाहते हो तो measurement and comparison of total growth per unit time is called absolute growth rate। this is very important। काफी बार स्टेटमेंट देके पूछ लिया जाता है आपसे डायरेक्टली, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर रिलेटिव ग्रोथ रेट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एज वेल एज एक दूसरी आपके पास रिलेटिव ग्रोथ रेट, कि ये दोनों होते क्या है, राइट। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है, मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, जबकि द ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड एज अ कॉमन बेसिस, एग्जांपल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। इनिशियल पैरामीटर के बेसिस पे आप नाम दे देते हो रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, ग्रोथ की कंडीशंस की बात करते हैं अगर, तो द प्लांट सेल ग्रो इन साइज बाय सेल एनलार्जमेंट। कैसे ग्रो करते हैं प्लांट सेल्स, सेल्स के एनलार्जमेंट की वजह से, विच इन रिक्वायर वाटर। और सेल्स को एनलार्ज करने के लिए, अपने साइज को बड़ा करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की। टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ। ठीक है,
Thus, plant growth and further development is इंटीमेटली लिंक टू वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। इसीलिए प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो आप बोल सकते हो डायरेक्टली डिपेंड कर जाती है वाटर की नीड पे, वाटर की रिक्वायरमेंट पे। ऑक्सीजन हेल्प्स इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी असेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटीज। न्यूट्रिएंट्स लाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये आपने मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं एज वेल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एक्ट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज रीडिफरेंशिएशन। तीनों ही टर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड काफी बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो द सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, ऐसे सेल्स जो कि या तो रैम से या सैम से डिराइव किए जा रहे हैं एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन, राइट? Maturation is termed as differentiation. During differentiation, cell undergo few to major structural changes both in their cell wall and the protoplasm. For example, to form a trachea element, the cells would lose their protoplasm. This is also very important. ट्रेक्री एलिमेंट बनाने के लिए सेल्स जो होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देते हैं। दे ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लिग्नोसेल्यूलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी सेल वॉल कैसी होती है यहाँ पे? लिग्नोसेल्यूलोजिक, टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन, राइट? ये बात हो गई आपकी डिफरेंशिएशन की। ओके, so plants show another interesting phenomenon, that is your de-differentiation. The living differentiated cells that by now have lost the capacity to divide, ऐसे cells जो कि divide करने की capacity को lost कर चुके हैं, now have lost the capacity to divide and can regain the capacity of division under certain conditions. This phenomenon is termed as de-differentiation, right? ऐसे सेल्स जो कि डिवाइड करने की कैपेसिटी लॉस कर चुके हैं लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस वो वापस उस कैपेसिटी को रीगेन कर सकते हैं, तो ऐसे में इस फिनोमिनन को टर्म दिया जाता है डी डिफरेंशिएशन, राइट? एग्जांपल देख लो, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, while doing so, such meristem tissues are able to divide and produce cells that once again lose the capacity to divide but mature to perform specific function, और इन्हें आप नाम दे देते हो redifferentiated cells। ठीक है, तो तीनों चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, डिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, राइट? नाउ नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट, कि व्हाट इज डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट इज अ टर्म that includes all changes that an organism grow through during its life cycle from germination of seed to the senescence. Development वो फेज है जब एक सीड आपका जर्मिनेट कर रहा है टू द डेथ ऑफ प्लांट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट प्लांट का स्टार्ट होता है विद द सीड जर्मिनेशन और खत्म होता है जब आपका प्लांट डेड हो जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पूरा एक सीक्वेंस दे रखा है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट के फेजेस हैं। ओके, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस टू लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। प्लांट क्या करते हैं? काफी सारे पाथवेज लेते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट या फेजेस ऑफ लाइफ को देखने के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो ऐसे फिनोमिनन को, इस एबिलिटी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी। ये टर्म भी आपकी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल इज हीट्रोफिली इन कॉटन, coriander and Lycopus. In such plants, the leaf of juvenile phase plant are different in shape from those in mature plants. ठीक है, तो जब ये इन तीनों ही प्लांट्स के अंदर आप बोल सकते हो, कॉटन के अंदर, कोरिएंडर के अंदर एज वेल एज लेगापस के अंदर, जब आप इनका जुवेनाइल फेज देखते हो, जब ये बिल्कुल आप बोल सकते हो जब ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तब इनका स्ट्रक्चर, और जब ये बिल्कुल मेच्योर हो जाते हैं तब इनका स्ट्रक्चर दोनों ही काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है,
एंड द फिनोमिनन ऑफ हेट्रोफिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी, राइट। देख सकते हो आप लेकार्पस एंड बटरकप के अंदर आपको हेट्रोफिली दिखाई हुई है। देखो जुवेनाइल फेज में कैसा स्ट्रक्चर है एंड एडल्ट फेज में, या फिर आप बोल सकते हो मेच्योर फेज में थोड़ा अलग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, राइट। ऐसे ही यहाँ टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में एंड वाटर हैबिटेट में स्ट्रक्चर अलग अलग है। Growth, differentiation, development are very closely related events in the life of plant. Broadly, development is considered as the sum growth and differentiation, right? Next हम बात करने वाले हैं about the plant hormones, कि कौन कौन से प्लांट को रेगुलेटर्स हैं, कौन कौन से ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले हैं, ठीक है। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दैट आर ऑल्सो नोन एज PGRs, ठीक है, वो स्मॉल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइवर्स केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। दे कुड बी इंडोल 3 एसिटिक एसिड दैट इज ऑल्सो नोन एज IAA, ठीक है। एडिनाइन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल आपका काइनेटिन। इसके अलावा कैरोटेनॉइड के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, टार्पीन्स हो सकते हैं, या फिर कोई गैस हो सकती है लाइक इथाइलिन, राइट। तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि कौन सा आपका जो हार्मोन है वो किस चीज से डिराइव हो रहा है, ठीक है। PGR को हम मेजरली 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ लिविंग प्लांट बॉडी, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट इज योर ऑक्सिन। Auxin was isolated by F.W. Wendt from the tip of coleoptile of the oat seedling. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ऑक्सिन को किसने, आप बोल सकते हो किसने डिराइव किया था, तो F.W. Wendt ने आइसोलेट किया था, ठीक है। कहां से? ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड बाय F.W. Wendt फ्रॉम टिप्स ऑफ coleoptiles of oat seedling. This is very important. इसके अलावा डार्विन एंड हिज सन Francis Darwin, when they observed the coleoptile of carinary rays, responded to unilateral illumination by growing toward the light sources that is known as phototropism, ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा F. Soog नाम के एक साइंटिस्ट थे एंड उनके कोवर्कर्स ने क्या ऑब्जर्व किया दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टबैको स्टेम्स, किस पे एक्सपेरिमेंट किया? टबैको स्टेम्स पे। द कैलस, कैलस क्या होता है? एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जाता है, अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। proliferated only if it in addition to auxins the nutrient medium was supplemented with one of the following: extract of vascular tissues, yeast extract, coconut milk और DNA, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग बात करने वाले हैं PGRs की। नंबर 1 PGR जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर ऑक्सिन्स, कि ऑक्सिन्स क्या है। तो सबसे पहले टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड दैट इज IAA। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपिसेस ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स, ठीक है। ऑक्सिन्स लाइक इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड को आप प्लांट से डराइव करते हो, जबकि नैफ्थलीन एसिटिक एसिड एज वेल एज 2,4-D ये कैसे हैं? ये सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं, ठीक है। इन रेगुलेटर्स को आप स्टडी करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक पेपर लीजिए, उस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते चलिए कि कौन सा ऑक्सिन सिंथेटिक है, कौन सा ऑक्सिन आपका प्लांट से डायरेक्टली डिराइव किया जा रहा है। तो इससे आपको लास्ट में याद करने में या फिर आपको इजीली चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का क्या फंक्शन है, ओके। सो फर्दर अगर हम बात करते हैं ऑक्सिन की, तो दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, एप्लीकेशन वाइडली यूज फॉर प्लांट प्रोपगेशन, ठीक है। प्लांट के प्रोपगेशन में भी ऑक्सिन हेल्प करता है। ऑक्सिन फ्लावरिंग को प्रमोट करता है इन पाइनएप्पल्स, ठीक है। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप को भी ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा एपिकल डोरमेंसी को भी ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। ऑक्सिन को इंड्यूस करते हैं पार्थिनोकार्पी के लिए, लाइक इन टमाटोस। व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? कि सीडलेस फ्रूट या वेजिटेबल्स को बनाते हैं हम लोग, ठीक है।
They are widely used as herbicides. 2,4-D widely used to kill dicotyledonous weeds. Right? सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड पीजीआर इज जिब्रेलिन्स. ठीक है, जिब्रेलिन भी आपका प्रमोटरी पीजीआर है सबसे पहले. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोर देन 100 जिब्रेलिन्स जो हैं आपके पाए जा चुके हैं. ठीक है, इनका नाम कैसे होता है, GA1, GA2, GA3. लेकिन जो सबसे पहले जो जिब्रेलिन डिस्कवर किया गया था उसका नाम था GA3. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे. इनके फंक्शन की बात करते हैं तो their ability to cause an increase in length of axis is used to increase the length of grape stalks. grape stalks की लेंथ को बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन्स का यूज किया जाता है. जिब्रेलिन्स causes fruit like apple to elongate and improve its shape. ठीक है, एप्पल की शेप को इलोंगेट करने के लिए, इसकी शेप को मेंटेन करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए भी जिब्रेलिन्स को यूज में लिया जाता है. ठीक है, इसके अलावा शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन दियर स्टेम. Spraying sugarcane crop with gibberellin increasing the length of stem, thus increasing the yield as much as 20 tons per acre. ठीक है, शुगरकेन पे भी जिब्रेलिन्स को जब स्प्रे किया जाता है तो उनकी आप बोल सकते हो जो ग्रोथ होती है वो ज्यादा अच्छी होती है. ठीक है, थर्ड पीजीआर इज साइटोकाइनिन. Cytokinin was discovered as a kinetin, that is a modified form of adenine, a purine, from the autoclaved herring sperm DNA. ठीक है, काइनेटिन जो होता है वो नेचुरली अकर नहीं करता प्लांट्स के केस में. सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंसेस विद साइटोकाइनिन लाइक एंड activities led to the isolation of giatin from the corn kernel and coconut milk. नेचुरल साइटोकाइनिन की अगर आप बात करते हो तो नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर. जिस भी रीजन के अंदर रैपिड सेल डिवीजन अकर करने वाला है, जिस भी डिवीजन में, वहां पे नेचुरल काइनेटिन पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, या फिर सिंथेसाइज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रूट एपिसिस, डेवलपिंग शूट बर्ड्स एज वेल एज यंग फ्रूट्स. ठीक है, साइटोकाइनिन्स हेल्प्स ओवरकम द एपिकल डोर्मेंसी. They promote nutrient metabolism with the help in delay of leaf senescence. Right? Next अगर हम बात करते हैं तो next we have is ethylene. This is very important PGR, बहुत important PGR है. क्यों? सबसे पहले तो ये एक gaseous PGR है. ठीक है, synthesized in large amount of tissues undergoing senescence and ripening food. क्या करता है ethylene? Promotes senescence, abscission of plant growth organs especially of leaves and flowers. ठीक है, हाईली इफेक्टिव होता है फ्रूट राइपनिंग के लिए. कौन? इथाइलिन. आपने काफी बार देखा होगा समर्स के टाइम पे जब आप मैंगोज लेके आते हो तो मैंगो के का जो बॉक्स आता है मार्केट से, उसके अंदर कुछ केमिकल पाउडर जैसा कुछ पैकेट होता है. वो क्या होता है? दिस इज सिंपली इथाइलिन. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फ्रूट को राइपन करने में हेल्प करता है काफी जल्दी. ठीक है, इसके अलावा इथाइलिन जो होता है दैट ब्रेक्स सीड एंड बड डोमेंसी, इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड, स्प्राउटिंग एंड पोटैटो ट्यूबर. ठीक है, इथाइलिन जो होता है इनिशिएट करता है फ्लावरिंग को. ठीक है, इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो. सिंस इथाइलिन रेगुलेट्स सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर है कौन? इथाइलिन. Ethefon is an aqueous solution, is radially absorbed and transported within the plant and release ethylene slowly. This is also very important कि एथेफॉन जो होता है वो that is a aqueous solution जो कि radially absorb किया जाता है, transport किया जाता है within the plant, जिससे वो इथाइलिन को slowly release करता जाए. ठीक है, next PGR is abscisic acid. ठीक है, ये भी आपका बहुत important PGR है. क्यों? But like other PGR, it also has other wide-ranging effect on the plant growth and development. It acts as a general plant growth inhibitor. ये कैसा है? General plant growth inhibitor है, इसीलिए that is very important. क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि which one of the following is a plant growth inhibitor, और ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा abscisic acid. Without any doubt आप abscisic acid को सेलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, ABA क्या करता है? एब्सिसिक एसिड क्या कर देगा आपका कि ये इनहिबिट कर देगा सीड जर्मिनेशन को, स्टिमुलेट कर देता है स्टोमेटा के क्लोजर को. ठीक है, ABA हेल्प्स सीड टू विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ.
ठीक है। द रोल ऑफ पीजीआर इज वन ऑफ द only one kind of intrinsic control along with genomic control and extrinsic factors. They play an important role in plant growth and development. तो पीजीआर, जितने भी पीजीआर आपने देखे, आपने देखा कि वो सभी के सभी प्लांट के ग्रोथ के लिए एज वेल एज डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोपेरिडस। ठीक है, क्या होता है ये फोटोपेरिडस? कि सम प्लांट रिक्वायर द एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड exceeding a well-defined critical duration, while other must be exposed to light for a period less than this critical duration before the flowering is initiated in them. तो क्या होता है कि आपके पास दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स एज वेल एज शॉर्ट डे प्लांट्स एज वेल एज डे न्यूट्रल प्लांट्स। आपने देखा होगा जनरली कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिन्हें काफी ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि थोड़ी ही देर में मुरझा जाते हैं धूप के अंदर जाने पे, वो टॉलरेट नहीं कर पाते वो टेम्परेचर या फिर वो इंटेंसिटी। ठीक है, द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। देयर आर मेनी प्लांट्स हाउएवर which there is no such correlation between the exposure to light duration and induction of the flowering response. Such plants are known as day neutral plants. ठीक है, तो नाम से आप समझ सकते हो। This response of plant to period of day or night is termed as photoperiodis. ठीक है, next we have vernalization. What is vernalization? There are plants for which flowering is either quantitatively or qualitatively depend on the exposure to low temperature. ठीक है, और इस phenomenon को आप नाम दे देते हो vernalization. Vernalization specifically refers to the promotion of flowering by a period of low temperature. ठीक है, अगर दो शब्दों में बात की जाएगी वर्नलाइजेशन क्या है, स्पेशली रेफर किया जाता है प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक है, इसके अलावा another example of vernalization is seen in biennial plants. Biennials are the monocarpic plants that normally flower and die in the second season. ठीक है, शुगर बीट, कैबेज, कैरेट जो होते हैं वो कॉमन बायनियल प्लांट्स हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीड डोमेंसी। देयर आर सर्टेन सीड्स विच फेल टू जर्मिनेट इवन व्हेन एन एक्सटर्नल कंडीशंस आर फेवरेबल। Such seeds are understood to be undergoing a period of dormancy, which is controlled not by the external environment but the under endogenous control or conditions within the seed itself. क्या होता है कि काफी बार सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाते, वो एक डोरमेंट स्टेज के अंदर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उन्हें कोई भी, आप मान बोल सकते हो कि फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही। मान लो सीड को जर्मिनेट करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा, कुछ सालों के लिए, कुछ टाइम के लिए, वो डिपेंड करता है किस टाइप का सीड है, तो वो अपने आप को डोरमेंसी के अंदर ले जाता है कि जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो हम वापस से जर्मिनेट कर जाएंगे। राइट, तो ये आपका था सीड डोमेंसी, और इसी के साथ आपका चैप्टर जो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। राइट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। So guys, those who are new, I'm one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर, एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल आल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो।
कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।